कंपनी की सालाना पार्टी में हर कर्मचारी को एक स्क्रैच कार्ड गुआ ग्वाले दिया गया। कहा गया कि हर कार्ड पर 1 करोड़ युआन का इनाम निकल सकता है। मुझे यह सब बेकार लगा, इसलिए मैंने कार्ड को बिना खुर्चे घर ले आया। लेकिन नहाकर बाहर निकला तो देखा कि स्क्रैच कार्ड गायब है और मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं उसे बताने ही वाला था कि वह कार्ड नकली था। तभी अगले ही पल मेरी सास दरवाजे से धड़धड़ाती हुई अंदर आई। बेटी, तुरंत तलाक ले लो। मैं पहले ही कहती थी कि यह निकम्मा तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम अरबपति बन गई हो, अच्छे आदमी की कमी थोड़ी है। मेरी पत्नी ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, कल ही तलाक होगा। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, कहीं ये तो नहीं कहोगे कि स्क्रैच कार्ड तुम्हारा था? मैंने पता कर लिया है, ये नाम से जुड़ा नहीं होता। जिसके हाथ में कार्ड हो, इनाम उसी का होता है। यांग शियाओफेंग, मम्मी सही कह रही हैं, तुम अब मेरे लायक नहीं रहे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने चुपचाप वह महंगा तोहफा वापस उठा लिया जो मैंने उसे अपनी बचत से खरीदा था। अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं तो यह तोहफा भी तुम्हें नहीं मिलेगा, सास चिल्लाई। सुना नहीं? जल्दी अपना सामान समेट और निकल जा। कहीं तलाक के बाद भी घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं। वह मेरी तरफ उंगली दिखाकर घमंड से बोली, मेरी बेटी अब अमीर हो गई है, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं अवाक अपनी पत्नी लियू रुयान को देखता रह गया। कुछ देर बाद मैंने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे तलाक चाहती हो? उसने तिरस्कार भरी नजर से देखा। हाँ, 5 साल की शादी में तुमने मुझे एक हर्मिस का बैग तक नहीं दिलाया। तुम किस काम के? जब तुमने मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दी तो अब मेरे अमीर होते ही तलाक लेना गलत कैसे हुआ? मुझे अपनी जिंदगी पर हंसी आने लगी। 5 साल तक मैं हर महीने अपनी 50,000 युआन की पूरी तनख्वाह उसे देता रहा। शादी के बाद खरीदा घर और कार भी उसी के नाम कर दिए। मेरे चुप रहने पर सास फिर बोली, कहीं मेरी बेटी का स्क्रैच कार्ड छीनने का सपना तो नहीं देख रहे? वह मेरी बेटी का है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। कमाते कुछ नहीं, अब उसकी दौलत पर नजर है। लोग ठीक कहते हैं कि मेरी बेटी ने घर जमाई जैसा आदमी चुना। पत्नी बोली, मां रहने दो, इसका जिक्र करना भी शर्म की बात है। उन्हें यह नहीं पता था कि कंपनी ने मुझे जनरल मैनेजर बनाने का फैसला कर लिया था और मुझे कंपनी के 5% शेयर मिलने वाले थे। अगर यह सब न हुआ होता तो लियू रुयान सचमुच किसी बड़े घर की मालकिन बन सकती थी। लेकिन अब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह स्क्रैच कार्ड कंपनी ने मुझे दिया था, मेरे सारे सहकर्मी गवाही देंगे। पत्नी ने घबराकर अपनी जेब पकड़ ली और मुझे लात मारते हुए बोली, क्या पैसे के लिए पागल हो गए हो? थोड़ी शर्म करो, कार्ड जिसको मिला वही उसका मालिक है। तभी दरवाजे से मेरा सबसे अच्छा दोस्त गो युआना जो अंदर आया। वो खुशी से लियो रुयान को गोद में उठाकर बोला, रुयान, क्या सच में तुम्हें 1 करोड़ का इनाम मिला? मेरे सामने ही उसने उसे गले लगा लिया। पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब से तुम मेरा ख्याल रखना। मुझे लगता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुमने मुझे चूमा था, तभी तो मेरी किस्मत खुल गई। मेरा सिर चकरा गया। वह स्क्रैच कार्ड तो मुझसे लिया गया था, लेकिन इनाम का सारा श्रेय वो उसे दे रही थी। यह नजारा देखकर मुझे घिन आने लगी। मैंने कहा, तलाक ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा? लियो रुयान ने अपने पेट की तरफ घृणा से देखा। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, मैं अब अमीर हूं। तुम्हारे जैसे निकम्मे का बच्चा क्यों पैदा करूं? सास तुरंत बोली, बिल्कुल, इसे गिरा दो। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं, आगे जितने चाहो बच्चे पैदा कर लेना। मैंने गुस्से में कहा, तुमने शादी रहते गु युआनजो के साथ धोखा किया है, तुम्हें तो खाली हाथ घर छोड़ना चाहिए। यह सुनते ही वह भड़क गई। यांग फेंक, तुम आदमी कहलाने लायक भी हो? तुमने शादी में मुझे कभी सुरक्षा का एहसास नहीं दिया, इसलिए मैं युआनजो से प्यार करने लगी। घर से खाली हाथ तो तुम्हें निकलना चाहिए। गु युआनजो ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, रुयान, क्या पता बच्चा मेरा ही हो। भूल गई? पिछले महीने जब यांग फेंक बिजनेस ट्रिप पर था, तब हम कई दिन यहीं साथ थे। चलो अस्पताल चलकर डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। अगर बच्चा मेरा हुआ तो मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। मेरे चुप रहने पर लियो रुयान बोली, यहां ना कहने का हक तुम्हें नहीं है। अगर तुम तलाक मान जाओ तो मैं घर तुम्हें दे दूंगी। मैंने दुखी होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, घर मुझे दे दो, अभी चलते हैं तलाक लेने। अरगहा। तलाक की कार्यवाही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे। अधिकारी ने पूछा, संपत्ति का बंटवारा तय हो गया? पत्नी बोली, घर यांग फेंक को मिलेगा। बैंक बैलेंस बांटने की जरूरत नहीं, उसके पास वैसे भी कुछ नहीं है। लोग ताने मारने लगे। वाह, तलाक लेकर मुफ्त में घर ले गया।
मैंने बिना कुछ कहे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर होते ही लियू रुयान ने राहत की सांस ली और गु युआनजो के साथ अस्पताल चली गई। सास ने मुझसे कहा, अभी तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। कहीं किसी कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत पड़ी तो बिना शर्त करने होंगे। मैंने घिन दबाकर हामी भर दी, क्योंकि मुझे उसकी शादी के दौरान किए गए धोखे के सबूत भी चाहिए थे। अस्पताल डॉक्टर ने बी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर कहा, बिना जोखिम वाला भ्रूण पितृत्व परीक्षण सामान्य तौर पर 5 से 7 कार्य दिवस में आता है। अगर अतिरिक्त पैसे दो तो 2 दिन में हो जाएगा। लियू रुयान बोली, पैसे की कोई कमी नहीं, तुरंत एक्सप्रेस टेस्ट करो। अगर बच्चा यांगफेंग का निकला तो उसी समय गर्भपात कर देना। तभी गलियारे से मेरी मां हांफती हुई मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई। लियू रुयान, क्या तुम मेरे पोते को मार दोगी? पत्नी ने बेरुखी से कहा, मैं तुम्हारे बेटे से तलाक ले चुकी हूं। बच्चा रखना है या गिराना, यह मेरा फैसला है। मेरी मां उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, क्या यांगफेंग ने तुम्हें सताया है? मुझे बता। लियू रुयान ने उसे जोर से धक्का देकर कहा, कौन मां? तुम अब मेरी मां नहीं हो। अब जब मुझे पैसा मिल गया है तो मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। तुम्हारा पूरा परिवार मेरे पैसे पर नजर लगाए बैठा है। मैंने मां से कहा, मां, रहने दो। अगर वह बच्चा गिराना चाहती है तो मैं संभाल लूंगा। मेरी मां मेरे सीने से लगकर कांपने लगी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह बस इतना कह पाई, बच्चे को मत मारो। सास ने झर उगलते हुए कहा, अरे बुढ़िया, चाहे यहीं मरने का नाटक कर लो, मेरी बेटी तुम्हारे निकम्मे बेटे के पास कभी नहीं जाएगी। वैसे भी उसके पेट का बच्चा तुम्हारे बेटे का हो, यह जरूरी नहीं। यह सुनकर मेरी मां की हालत और बिगड़ गई। मुझे समझ आ गया कि यह स्ट्रोक आने के लक्षण है। मैं तुरंत चिल्लाया, डॉक्टर जल्दी आइए, मेरी मां को स्ट्रोक आ रहा है। रुयान, इनकी बातों में मत आना, ये लोग बस तुम्हारे पैसे ऐंठना चाहते हैं। लियू रुयान ने मेरी तरफ तिरस्कार से देखकर कहा, तुम्हारी मां तो नाटक कर रही है। मैंने उसे ज्यादा जोर से धक्का भी नहीं दिया। अगर वह सच में मर भी जाए, मैं स्तब्ध था। मेरी मां उसे अपने असली बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह उसे दिन में 3 वक्त खाना खिलाती थी और जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो तुरंत उसके लिए 100 ग्राम सोना खरीद लाई। लेकिन अब वह ऐसी बेतुकी बातें कह रही थी। मुझे उसकी बातों की परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत मां को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। आधे घंटे बाद मैंने देखा कि गु युआनजो ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें वो और लियू रुयान शहर के सबसे महंगे बार में एक दूसरे को चूम रहे थे और चिल्ला रहे थे, आज पूरे बार का बिल मैं दूंगा। मैं मुस्कुराया और लियू रुयान के रिश्तेदारों के सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए। कुछ घंटों बाद उसका गुस्से से भरा फोन आया, यांगफेंग, तुमने मेरे कार्ड क्यों बंद कर दिए? जल्दी आओ और बिल भर दो। मैं हंस पड़ा, हम तलाक ले रहे हैं, फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा बिल भरूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूं? उसने कहा, सिर्फ 5 मिलियन युआन की बात है। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, उसे ब्लॉक कर दिया और फिर एक और नंबर मिलाया। हेलो डिटेक्टिव वांग, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगली सुबह मैं मां के अस्पताल के कमरे में था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मानसिक आघात और सिर में चोट लगी है, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं नाश्ता लेने बाहर निकला, तभी लियू रुयान और उसके लोग दिख गए। अस्पताल के पास ही लॉटरी सेंटर था। लियू रुयान गुस्से में बोली, यांग शियाओफेंग, तुमने 5 मिलियन के लिए मुझे बेइज्जत कर दिया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि 100 मिलियन क्या होते हैं। तभी एक वैन आकर रुकी, उसमें से कई टैटू वाले गुंडे उतरे। उनका सरदार बोला, कल रात बार का 5 मिलियन का बिल था, आज पैसे दो। लियू रुयान अकड़कर बोली, बस 5 मिलियन ही तो है, लॉटरी का पैसा मिलते ही दे दूंगी। वे सब लॉटरी सेंटर में गए। उसने 100 मिलियन वाला स्क्रैच कार्ड गुआ गुआ ले कर्मचारी को दिया। मशीन ने स्कैन किया और आवाज आई, यह लॉटरी टिकट अमान्य है। लियू रुयान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या कर रहे हो? यह नकली नहीं हो सकता। गु युआनजो भी चिल्लाया, दोबारा चेक करो। कर्मचारी ने शांत होकर कहा, हमसे गलती नहीं हुई। अगर किसी ने नकली टिकट देकर आपको धोखा दिया है तो पुलिस में शिकायत करिए। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे 100 मिलियन। तभी उसकी मां को याद आया, यह स्क्रैच कार्ड तो यांग शियाओफेंग का था, उसी ने असली टिकट बदलकर नकली रख दिया होगा। गुंडे भड़क गए, हमसे खेल खेल रहे हो? लियू रुयान ने मेरी तरफ इशारा किया, इसके पास पैसे हैं, इससे ले लो। मैंने जेब से तलाक का समझौता निकाला और उन्हें दे दिया। यह मेरा तलाक का एग्रीमेंट है, इसके कर्ज से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं जाने लगा, लेकिन सास ने रास्ता रोक लिया। तुम नहीं जा सकते, स्क्रैच कार्ड तुमने दिया था। मैंने कहा, तुमने ही कहा था कि गुआ गुआ ले जिसको मिले वही उसका मालिक।
मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं दिया था। फिर मैंने सच बता दिया। मुझे पहले से पता था कि टिकट नकली है, मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग इनाम जीतने के नशे में मुझे छोड़ने पर तुले हुए थे। लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर गुंडों का सब्र टूट गया। उन्होंने गु युआनजो का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ा। पैसे हैं या नहीं, साफ साफ बोलो। उन्होंने उनके सारे कार्ड स्वाइप किए, लेकिन हर कार्ड फेल हो गया। लियू रुयान बोली, ये सारे कार्ड यांग शियाओफेंग ने दिए थे। फिर उसने कहा, हमारा तलाक अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अभी भी उसकी रिश्तेदार हूं। गुंडों ने कहा, तो पैसे दो। उसने अपना लिमिटेड एडिशन बैग उतार कर दिया। ये 5 लाख का है, अभी इसे रख लो। गुंडे ने बैग देखकर कहा, यह तो सड़क किनारे मिलने वाला नकली बैग है, 50 युआन से ज्यादा का नहीं। यह सुनते ही लियू रुयान ने गु युआनजो को थप्पड़ मार दिया। तुमने मुझे नकली बैग दिया? सांस भी उस पर टूट पड़ी। गु युआनजो पिटता रहा और सफाई देता रहा। दुकानदार ने कहा था कि यह असली है। आखिरकार लियू रुयान ने मोबाइल से लोन लिया और गु युआनजो से भी 2 मिलियन निकलवाए। दोनों ने मिलकर 5 मिलियन चुका दिए। गुंडे चले गए। सब सड़क किनारे टूटे हुए खड़े थे। तभी एक लिमिटेड एडिशन मासेराती स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। मेरी सहायक झाओटिंग एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स लेकर उतरी और बोली, डायरेक्टर यांग, आपकी पत्नी के लिए मंगाई गई मासेराती आ गई है, क्या अभी डिलीवर कर दूं? मैं शांत होकर बोला, अब मेरी पत्नी नहीं रही, कागजात मेरे नाम कर दो, ये कार मैं खुद चलाऊंगा, मैं अभी आती हूं। मैंने उसे रोका, रुको, ये पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? मैं सही था, तुमने जरूर रुयान का असली गुआगुआले स्क्रैच कार्ड छिपा दिया है। ये चोरी है, हम पुलिस बुला सकते हैं। सास भी तुरंत बोली, बिल्कुल, ये तो निकम्मा आदमी है, इसके पास स्पोर्ट्स कार खरीदने के पैसे कैसे हो सकते हैं? रुयान, पुलिस बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। लियू रुयान ने गुस्से में पूछा, यांग शियाओफेंग, क्या तुमने सच में मेरा गुआगुआले चुराया है? अभी लौटा दो तो मैं बात नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, लियू रुयान, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। गुआगुआले का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ 10 लाख युआन है, 1 करोड़ वाला टिकट हो ही नहीं सकता। तभी जाओ टिंग ने टिकट पहचान लिया और बोली, अरे ये तो हमारी कंपनी की वार्षिक पार्टी वाला गुआगुआले है। उसने अपना टिकट निकाल कर दिखाया, देखो, मुझे भी 1 करोड़ वाला टिकट मिला है। यह सुनते ही लियू रुयान का दम घुटने लगा। वो मेरी तरफ मुड़कर बोली, पति, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर घर आते ही बता देते तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। अगर यह कंपनी का मजाक था तो हम तलाक मत लें, ठीक है? गु युआनजो गुस्से से बोला, रुयान, तुम क्या कह रही हो? फिर मुझे जो इनाम के पैसे देने का वादा किया था उनका क्या? मैंने तुम्हारे लिए 20 लाख युआन का कर्ज चुकाया है। लेकिन लियू रुयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेरी बांह पकड़कर रोने लगी। पति, मुझे बचा लो, हमारे पास अभी बच्चा है, देखो, मैं उसे गिराना भी नहीं चाहती। तुम मुझे और बच्चे को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। मुझे घिन आने लगी। मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो चला दिया। गु युआनजो की आवाज आई, पिछले महीने हम दोनों तुम्हारे घर में साथ थे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि बच्चा मेरा है या नहीं? तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने एक नजर डाली और घबराकर स्क्रीन बंद कर दी। वो बोली, बच्चा तुम्हारा ही है, रिपोर्ट आ गई है, मैंने अभी देखी है। मैंने ठंडी हंसी के साथ अपना फोन निकाला और पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। तुम्हें लगा मैंने कोई तैयारी नहीं की। जैसे ही यह रिपोर्ट बनी, उसकी एक कॉपी मुझे भी मिल गई। उस पर साफ लिखा था, बच्चा गु युआनजो का है। वह फूट फूट कर रोने लगी। कृपया मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, तुम इतने निर्दयी मत बनो। सास भी बोली, अरे दामाद, रुयान से बस एक पल की भूल हो गई, तुम इतने बड़े आदमी होकर इतनी सी बात पर तलाक दोगे? 5 साल का रिश्ता ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो? मैं ये तलाक नहीं होने दूंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, समझौते पर तुमने खुद हस्ताक्षर किए थे, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। लियू रुयान, अब सब खत्म हो चुका है। मैंने कार की तरफ देखा, चलो अभी इसे बदलते हैं। इस कार को देखकर भी मुझे घिन आती है। तभी मेरा फोन बजा। जासूस वांग का संदेश था, मिस्टर लिन, आपने जो सबूत मांगे थे वे सब इकट्ठे कर लिए हैं। उसके साथ दर्जनों तस्वीरें थीं, होटल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी में चुंबन की तस्वीरें, चैट रिकॉर्ड और शादी के दौरान मेरे पैसों से गु युआनजो के साथ की गई यात्राओं और महंगी खरीदारी के सारे सबूत। अब मेरे पास सब कुछ था। पितृत्व परीक्षण और इन सबूतों के साथ मैं अदालत में साबित कर सकता था कि उसने शादी के दौरान धोखा दिया, मेरी संपत्ति छिपाई और उसे खाली हाथ घर से निकाल सकता था। यही उनकी सजा थी। इसी बीच फोन लगातार बजने लगा। लियू रुयान ने किसी और का फोन लेकर मुझे लगातार मैसेज भेजने शुरू कर दिए। पति, मुझे माफ कर दो, हम इतने साल साथ रहे हैं,
क्या तुम्हें जरा भी पुराना प्यार याद नहीं आता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धमकी भरे मैसेज आने लगे। यांग शियाफेंग, मुझे पता है तुम पढ़ रहे हो, ज्यादा मत उड़ो, मैं तुम्हें कंपनी में बदनाम कर दूंगी, सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने वह नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आधे घंटे बाद वह सचमुच अपनी मां और गु युआनजो के साथ लाइव स्ट्रीम चालू करके कंपनी में घुस आई। वह चिल्लाकर बोली, मैं आपकी कंपनी के कर्मचारी यांग फेंग की शिकायत करने आई हूं। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मुझे पेट के बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया और कंपनी में अपनी सहायक के साथ अफेयर किया है। अगर कंपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि यह ऐसे घटिया आदमी का साथ देती है। लाइव देखने वाले लोग सच्चाई नहीं जानते थे। वे उसके पक्ष में बोलने लगे। क्या मतलब? पत्नी को बच्चे के साथ छोड़ दिया, धोखा भी दिया? तू इंसान है भी या नहीं? अगर कंपनी कुछ नहीं करेगी तो वह भी दोषी है। तभी बॉस जो साहब जल्दी से बाहर आए। उन्होंने पूछा, शियाफेंग, ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि चिंता थी, क्योंकि वह जानते थे कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैंने कहा, जो सर, मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कंपनी मेरे साथ खड़ी थी। लियू रुयान फिर बोली, या तो तलाक वापस लो या मेरे 50 लाख युआन का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम जानते हो। मैंने कहा, 5 मिलियन मैं नहीं दूंगा, लेकिन 8 मिलियन तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। वह स्तब्ध रह गई और चिल्लाई, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारे 8 मिलियन कब से उधार हूं? फिर उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, यांग फेंग, मुझे लगता है तुम ही असली नीच इंसान हो। क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो? लगता है तुम्हें नौकरी ही नहीं करनी। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। तभी लियू रुयान अचानक कैमरे के सामने जोर जोर से हंसने लगी। जल्दी चैट देखो, अभी एक वकील ने कहा है कि वो मेरी मदद करेगा। मैं उसे पहचानती हूं, वो हमारे शहर का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल वकील है। उसे तो लोग लाखों देकर भी नहीं बुला पाते। मैं अभी उसे लाइव जोड़ती हूं। उसने तुरंत वकील को लाइव जोड़ लिया, लेकिन अगले ही पल वकील ने स्क्रीन पर एक एक करके कई सबूत दिखा दिए। मैं श्री यांग का वकील हूं। ये सबूत बताते हैं कि शादी के दौरान लियू रुयान ने पति की संपत्ति चोरी छिपे अपने प्रेमी गु युआनजो को ट्रांसफर की। कुल रकम 80 लाख युआन से ज्यादा है। इतना सुनते ही लाइव चैट फट पड़ी। हे भगवान, असली धोखेबाज तो यही औरत निकली। अपने आशिक को साथ लेकर पति को बदनाम करने चली थी, ऊपर से 5 मिलियन भी मांग रही थी। कितनी बेशर्म है। घबराकर लियू रुयान चिल्लाई, नहीं, सब लोग उसकी बातों में मत आओ। यांग शियाओफेंग मुझसे बदला ले रहा है। उसने नकली स्क्रैच टिकट से मुझे तलाक देने पर मजबूर किया। यह सब उसी की साजिश है। लाइव में फिर हलचल मच गई। क्या मामला पलटने वाला है? नकली स्क्रैच टिकट का धोखे से क्या संबंध है? इतने बड़े वकील के सबूत झूठे होंगे क्या? लेकिन लियू रुयान लगातार चिल्लाती रही। धोखा उसने दिया है। उसने अपनी प्रेमिका के लिए मासेराती सुपरकार खरीदी। शादी की संपत्ति वापस मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने शांत होकर कैमरे की तरफ देखा और कहा, वो स्क्रैच टिकट सिर्फ कंपनी का मनोरंजन वाला नकली टिकट था। उसे खुद चोरी से उठाकर लगा कि उसने करोड़ों जीत लिए और उसी जोश में तलाक मांग लिया। तभी वकील ने दूसरा वीडियो चला दिया। इस बार एक बार के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज थी। वीडियो में लियू रुयान और गु युआनजो एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे और फिर किस करने लगे। इसके बाद दोनों की चैट सामने आई। जान, यांग फिर बिजनेस ट्रिप पर गया है। आज रात मेरे घर आ जाओ। उस निकम्मे को बस काम से मतलब है। उसका पैसा मिलते ही हम दोनों भाग जाएंगे। मैं तुम्हें पालूंगी। अंत में डीएनए रिपोर्ट दिखाई गई। उस पर साफ लिखा था कि बच्चा गु युआनजो का है। इस बार पूरा लाइव फट पड़ा। वाह, खुद धोखा दिया और उल्टा पति पर इल्जाम लगाया। ये औरत कितनी घिनौनी है। अब भी बेचारी बनने का नाटक कर रही है। लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि मैंने इतनी गहराई से सबूत जुटा रखे थे। लियू रुयान, आपने विवाह के दौरान बेवफाई की। बच्चा भी श्री यांग का नहीं है। कानून के अनुसार आपको बिना संपत्ति के तलाक मिलेगा और जो 80 लाख आपने अपने प्रेमी पर खर्च किए हैं वो भी वापस करने होंगे। वह 2 कदम पीछे हट गई। हम पर तो पहले से ही 50 लाख का कर्ज है। हमारे पास 80 लाख कहां से आएंगे? मैंने कहा, मेरे वकील ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब यहां से निकल जाओ। मेरे सहकर्मियों को परेशान मत करो वरना पुलिस बुलाऊंगा। सिक्योरिटी ने दोनों को घसीटकर बाहर निकाल दिया। लियू रुयान चीखती रही, नहीं, ये झूठ है। यांग शियाओफेंग, तुमने मुझे फंसाया। उनके जाने के बाद मेरे बॉस ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ तुम पिघले नहीं, ऐसी औरत से बच गए। मैंने सिर हिलाया। अब बाकी काम कानून करेगा। उसी दिन मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया कि मां की हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। वार्ड से बाहर निकला तो फिर लियू रुयान सामने आ गई। पति, मुझे पता था तुम यहां आओगे। तुमने जो कहा वो गुस्से में कहा था।
तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? हम फिर से शुरू कर सकते हैं। उसकी माँ भी बोली, बेटा वो जवान है, गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, माफ? तुम लोगों को यह शब्द बोलने की भी शर्म नहीं आती? सास बोली, हमने फैसला कर लिया है, गु युआनजो अपना बेटा तुम्हें दे देगा, तुम्हारा भी वंश चल जाएगा। मैं हैरान रह गया, ये कैसी बेहुदा सोच थी। लियू रुयान रोते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोली, हम इतने बड़े दिल वाले बन रहे हैं, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए? मैंने हाथ झटक दिया, दफा हो जाओ। तभी वह अचानक चिल्लाई, मैं आदेश देती हूं, 5 मिलियन वाला घर मुझे दे दो, मुझे कर्ज चुकाना है, नहीं तो सूदखोर मुझे मार डालेंगे। मैंने साफ जवाब दिया, 5 मिलियन समुद्र में फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। इतने में दरवाजा धड़ाम से खुला। गु युआनजो भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे थे और हालत बेहद खराब थी। लोग फुसफुसाने लगे, यही तो लाइव वाले बदनाम प्रेमी हैं। वो आते ही लियू रुयान को थप्पड़ मार बैठा, तू सारा दोष मेरे सिर डालकर भाग गई। मुझे लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर गिड़गिड़ाया, शाओफेंग, हम बचपन के दोस्त हैं ना, थोड़ा पैसा दे दो। वो लोग 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मुझे मार डालेंगे। मैंने कहा, निकल जाओ, मेरी मां को परेशान मत करो। अब लियू रुयान गु युआनजो पर टूट पड़ी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे बहकाया। उसकी मां भी उस पर टूट पड़ी। धोखेबाज, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। गु युआनजो ने गुस्से में दोनों से हाथापाई शुरू कर दी। फिर वह मेरी तरफ देखकर गरजा, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तेरी मां भी नहीं बचेगी। अगले ही पल उसने मेरी सास को जोर से लात मार दी। लियू रुयान भी जमीन पर गिर पड़ी। वो अपना पेट पकड़कर कराहने लगी। नीचे देखा तो सफेद कपड़े पर लाल खून फैल चुका था। बचाओ, पुलिस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर और पुलिस दोनों पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर ही गु युआनजो को हथकड़ी लगा दी। मैं वार्ड के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देखता रहा। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अफसोस, बुजुर्ग महिला के सिर में भारी रक्तस्राव हुआ था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। युवा महिला का बहुत ज्यादा खून बह गया, बच्चा भी नहीं बच सका। मैं चुपचाप मां के वार्ड में लौट गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। 3 दिन बाद गु युआनजो पर जानबूझकर हमला कर मौत का कारण बनने का मुकदमा दर्ज हुआ। 1 हफ्ते बाद अपनी मां और अजन्मे बच्चे की मौत का सदमा सह न पाने के कारण लियू रुयान पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठी और मैं आखिरकार अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए आगे बढ़ गया।